दोस्तों, आपका मैं दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। मेरा नाम स्वाति है और मैं पिछले 10 साल से पिरामिड ध्यान से जुड़ी हुई हूँ और इस ध्यान यात्रा में मेरे जीवन में बहुत सारे सुंदर परिवर्तन मैंने महसूस किए हैं। आज मेरे परिवार में हर कोई ध्यान करता है। मेरी मम्मी, पापा, बहनें, मेरे हस्बैंड, सभी लोग, मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि ध्यान इतनी अद्भुत चीज़ है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस ध्यान के बारे में और जागरूकता लाने के लिए हमारे सोसाइटी में जो बहुत सारे मास्टर्स हैं, जो कई सालों से इस ध्यान साधना को कर रहे हैं, तो उनको एक इस मंच पर बुलाकर उनके अनुभवों को सुनने से आप सब लोग जो ध्यान में नए-नए आए हैं, आपको इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन मिले। इस मकसद के साथ हमने हर संडे ध्यान का ये सत्र शुरू किया है। एवरी संडे मॉर्निंग 8 टू 9 और समटाइम्स 9:30 हम एक नए मास्टर के अनुभव को सुनते हैं। आज का जो हमारा सत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही यूनिक एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हम सुनने जा रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो लोग हैं, हमारे कार्य करते-करते हमारी आध्यात्मिक यात्रा को गहरा करने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं? क्या फ़ायदा होता है आध्यात्मिक रास्ते पे चलने से? ध्यान क्यों करना चाहिए? पिरामिड शक्ति का उपयोग क्यों करना चाहिए? उसके फ़ायदे क्या हैं? और भी बहुत कुछ जो हमारा मन है, उसके अंदर कितनी अपार शक्ति मौजूद है, कैसे हम उस शक्ति को महसूस कर सकते हैं? इन सारे विषयों पे आज हम और जानकारी करेंगे। तो आज हमारे बीच में है सुरेश कलबुर्गी जी, जो अपने आप में एक ग्रेट मास्टर हैं। सुरेश कलबुर्गी जी सीईओ हैं, उनकी एक कंपनी है सीटीबीआई और काफ़ी अपने बिज़नेस के बिज़ी शेड्यूल के होने के बावजूद वो समय निकाल के बहुत सारे ब्यूटीफुल साइंटिफिक वर्कशॉप्स करते हैं अपने कंपनी के एम्प्लॉइज़ के साथ-साथ जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, कलीग्स हैं, क्लाइंट्स हैं, सबके लिए। तो दोस्तों वो ऐसा क्यों करते हैं? क्या उनको इंस्पायर किया? तो जानते हैं सुरेश जी के एक अनोखे सफ़र को और उनके सफ़र को जानने के बाद आज वो अनलॉक द पावर ऑफ माइंड के ऊपर पूरा अपना वर्कशॉप प्रेज़ेंट करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस सत्र में बने रहे। तो सर आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम मैं आपको इस मंच पर स्वागत करना चाहती हूँ। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू स्वाति। नमस्ते सर। बहुत खुशी हो रहा है मुझे यहाँ आके और एक यूनिक प्लेटफॉर्म आपने रेडी किया है कि हर मास्टर्स का एक्सपीरियंस सुनाया जाए और दूसरों को प्रेरित किया जाए ध्यान में लाने के लिए और ध्यान में बरकरार रखने के लिए। सो बहुत ही अच्छा काम है। थैंक यू वेरी मच स्वाति। थैंक यू सर। सो सर मैं आपको कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछूंगी क्योंकि आपकी जर्नी भी बहुत मज़ेदार है। तो सबसे पहले सर आप अपने बचपन के बारे में बताइए, आपकी शिक्षा के बारे में, कैसे आप बिज़नेस में आए और बिफोर स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता के रास्ते पे चलने से पहले आप एक व्यक्तित्व के तौर पे आप क्या सोचते थे? कैसी आपकी लाइफ थी? प्लीज़ शेयर कीजिए सर। जरूर मैडम। तो जो बचपन का जो जहाँ तक मुझे याद है ना, तो अपने मम्मी पापा से बहुत हम जुड़ते हैं ना। तो जैसे हमारे मम्मी पापा हमको सिखाते हैं वही ज्ञान हम पाते हैं, क्योंकि वही हमारे पहले गुरु होते हैं ना। तो हमारे जिंदगी में जो हम सीखते हैं देख के ही सीखते हैं। तो हमारे मम्मी पापा भी ऐसे ही अ, है और थे कि
वो खुद अपने जिंदगी का एक मिसाल हमको दिखाते थे कि क्या हमको कैसा हमको जिंदगी अपना रूपन करना है, रूपित करना है। तो मुझे जहाँ तक याद है, सबसे अच्छा मुझे जो मिला अपने मम्मी पापा से और मम्मी से, कि बचपन से हम पढ़ाई के अलावा भी कुछ काम करते थे। क्योंकि हर छुट्टियों में, हर साल के जो छुट्टियों में, जो जहाँ तक मैं जानता हूँ, 6 और 7वीं कक्षा से हमको हर छुट्टियों में हमको कुछ ना कुछ काम सिखाते थे। कि एक स्कूटर गैराज में चला गया, जैसा समर कैंप आजकल होता है ना, तो समर कैंप के बदले में हमको कहीं पे काम के लिए भेजते थे। और उसके अलावा मजे मस्ती वस्ती भी होती थी, खेल कूद भी होता था। और उसके अलावा भी कुछ काम सीखते थे, आधा दिन के लिए या 2 घंटे के लिए चले गए, या एक दिन गए, 2 दिन छुट्टी मारा, और ऐसा था। तो मुझे जहां तक याद है, हमको पहला एक स्कूटर गैराज में भेजा था जब मैं हाँ। बहुत मिडिल स्कूल में था। और वहां पे हम सब वॉशिंग करना सीखा, कार्बोरेटर को रिमूव करना सीखा, इंजन का काम करना सीखा, रिपेयर अपना खुद का गाड़ी है जितने भी है वो हम खुद रिपेयर करते थे। तो वाह। उसके अलावा कपड़े के दुकान में बेचते थे, और बेचना सीखा, ग्राहक को हैंडल करना सीखा। तो उसके बाद इलेक्ट्रिकल फील्ड में लेके आए, कि रिपेयर्स करना, वायरिंग करना, फैन या मिक्सी या मोटर्स को ठीक करना। तो उसके बाद फैक्ट्री चलाना सिखाया। तो जब तक मैं 10वीं कक्षा में आज आया था, तो एक फैक्ट्री, हमारे मामा के साथ हम जुड़ के एक फैक्ट्री में काम करते थे, और मेरे पापा भी उनके साथ जुड़े हुए थे। तो 10वीं कक्षा पास करते करते हमको एक फैक्ट्री मैनेज करना भी हम सीख गए थे। जैसे वाह। कि एक मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडस्ट्री को हम चलाते थे। तो वहाँ पे राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिकेशन, इंजेक्शन मोल्डिंग, शीट मेटल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मिलिंग, डाई, टूल एंड डाई, फाउंड्री, ये सब बहुत कुछ सीख गए थे हम लोग। तो बहुत मुझे मजा आता था, और काम करना भी मजा आता था, और पढ़ाई में भी इसके लिए बहुत फायदे होते थे। क्योंकि हमको दुनियादारी सीखने को मिलता, और ग्राहक को हैंडल करना सीख मिलता, और दिमाग चलाना हमको मिलता था। तो पढ़ाई तो बहुत आसान चीज होता था मेरे लिए। तो जब मैं डिप्लोमा में आए थे, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा मैंने किया, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैंने किया। तो वो 7 साल का टेक्निकल एजुकेशन भी ऐसा ही मेरा हुआ कि बहुत ही प्रैक्टिकल हो गया था। और बिना ज्यादा थियरी अटेंड किए ही मैं बहुत अच्छा परसेंटेजेस में पा रहा था। स्टेट रैंक मैंने लिया, डिप्लोमा में डिस्टिंक्शंस में पास होते थे। तो ये सब बहुत आसान होता था, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज था। जो भी हम्म। हम पढ़ाई करते हैं ना, तो उसके बारे में प्रैक्टिकली इसका कैसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इसका लाभ है, क्या इससे और मेरा जिंदगी में क्या ताल्लुकात है, ये सब जो प्रैक्टिकल करने से बहुत मिला हमको। तो वही जाके मुझे, मैं समझता हूँ कि ये फाउंडेशन बन गया मेरे जिंदगी के लिए। ओके। ब्यूटीफुल सर। तो सर आपने बताया था कि जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, इसके बाद यू स्टार्टेड योर ओन बिजनेस। हाउ इट हैपेंड, कैसे किया आपने? तो मेरा हमने जो डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस किया था बैंगलोर में, एमईआई पॉलिटेक्निक, एक कॉलेज यहाँ पे है। इट इज़ वेरी पॉपुलर डिप्लोमा कॉलेज। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ कंपनी स्टार्ट किया गया जाए। तो मैं और 4 दोस्त तो हमारे थे, क्लासमेट्स थे, और एक और दोस्त था, और जो गांव से आए थे, मंड्या से। तो हम पांचों लोगों ने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट किया था, उसका नाम था डिजिकॉम। तो उससे पहले मेरा पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में था नॉलेज। और ये कंप्यूटर डिप्लोमा होने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना कंप्यूटर का ही कुछ किया जाए। 93 में हमने शुरू किया। सब हमने मिलकर 200 रुपये एक जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, एक ब्रीफकेस खरीदने के लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक किट खरीदने के लिए, जैसा कि सॉल्विंग एंड है, विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट कराया। तो हम घूम घूम के सब जगह जाके हम पूछते थे कि कोई कंप्यूटर का रिपेयर है। तो तभी 93 में तो बहुत ही अर्ली स्टेज था इंडिया में, कंप्यूटर खोलना भी नहीं जानते थे हम, कॉलेज से जब बाहर निकले ना।
क्योंकि कंप्यूटर तो पढ़ लिया, लेकिन कंप्यूटर को रिपेयर करना हम जानते नहीं थे, लेकिन चल पड़े रिपेयर करने के लिए। तो बिगाड़ के रिपेयर करते थे हम तो। वाह। कहीं भी जाते हैं, ऑफिस नहीं था, कुछ नहीं था। फिर हमारे कॉलेज में हमको थोड़ा जगह मिला, वहाँ पे स्टूडेंट्स को सिखाने का मौका मिला, फिर रिपेयर्स किया। फिर बाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करके वहाँ पे जो ट्रेनीज है उनको सिखाने का मौका मिला उनको, तो वहाँ जाके सिखाते थे। फिर बहुत सारे जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स थे, नेशनल एरोनॉटिक्स और एडीए और एचएएल, एनएल, तो यहाँ पे सब बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, इतने बड़े कि हम उसमें जाके बैठ सकते थे, उतने बड़े कंप्यूटर होते थे, बिकॉज वाह। हार्ड डिस्क भी नहीं था तभी। तो तब से हमने शुरू किया। उसके बाद जर्नी बहुत अच्छा रहा। कस्टमर्स के साथ, जो भी कस्टमर्स के साथ हम जुड़े, उनसे हम बहुत सीखते थे। जैसा सैमसंग के साथ हमने जुड़ गए, फिर आईबीएम के साथ हम जुड़ गए, तो काम करने लग गए। तो उनका जो भी जो एक संस्था निभाने का एक चातुर्यता था, और उसका जो प्रोसेस था, क्वालिटी सिस्टम्स थे, ये सब हम सीखे, क्योंकि हमने कोई बड़े कंपनी में काम तो किए नहीं थे। तो कहाँ से सीखते, तो हम अपने कस्टमर को ही गुरु मान के वहीं से हम सीखते थे। तो वही ऐसे ही करते 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 हम एक संस्था खड़ा किया। बाय द टाइम 2015 में आए, तो हमारे करीबन 700-800 लोग काम करते थे हमारे संस्था में। तो और डिफरेंट ब्रांचेस बन गए, बैंगलोर से छोड़ के हैदराबाद में बन गया, मुंबई में बन गया, फिर बाद में बहुत सारे ब्रांचेस बन गया, पुणे, थाने, चेन्नई, हैदराबाद, सब मिलके 40-50 ब्रांचेस हमारे खुद के बन गए थे। वाओ, सो ब्यूटीफुल सर। सो ये सीटीडीआई जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ब्रीफ इन एसेंस क्या मतलब, कंप्यूटर्स को रिपेयर करना एंड सपोर्ट द कस्टमर्स, है ना? हाँ जी। तो सीटीडीआई जो कम्युनिकेशन टेस्ट डिजाइन इनकॉर्पोरेशन है, तो ये एक अमेरिकन संस्था है, जिनको हमने 2016 में हमने अपने कंपनी के शेयर्स को पूरा हमने डाइल्यूट किया हमने। और मैं वहाँ पे एक सीईओ की तरह मैं काम अपना निभा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी संस्था है, ऑलमोस्ट 16,000 लोग काम करते हैं यहाँ वर्ल्ड वाइड। और इंडिया में हमारे यहाँ साथ में 1500 लोग काम करते हैं। और सारे के सारे जो भी टेक्नोलॉजी के वस्तुएं हैं, ये जैसे कि टेलीकॉम का टावर्स के अंदर जो भी चलता है, एंटेनास है, या उनका जो रिसीवर्स है, पावर सप्लाईज है, और 4G जो 3G के कार्ड्स बोलते हैं, और कंप्यूटर्स के जो भी है, जैसे आपने डेल है, लेनोवो, एचपी है, तो उनका जो भी अंदर का जो सामान है, तो हम रिपेयर करते हैं। फिर बाद में सेटअप बॉक्स है, फिर स्विचेस है, राउटर्स है, जो भी टेक्नोलॉजी का, जो भी टेलीकॉम बोल सकते हैं, आईटी बोल सकते हैं, या सेटअप बॉक्स के जो भी एमएसओस के बोलते हैं, तो ऑपरेटर्स कैरियर्स जैसे बोलते हैं ना, तो उनका सब जो चीजें हैं, वो जो खराब हो जाते हैं, तो हम रिपेयर करके उनको ठीक करके हम देते हैं वापस। तो वो और लॉजिस्टिक्स संभालते हैं, सप्लाई चेन, पार्ट्स हैंडलिंग, ये सब हम करते हैं। तो ओके। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बैंगलोर, गुड़गांव और मुंबई में बड़े बड़े हमारे डिपोस बोलते हैं उनको, इसको रिपेयर्स करने का जो कारीगर, मतलब टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स जो काम करते हैं, वो करके हम ठीक करके दे देते हैं। ओह। ये वाह। हमारा रिवर्स लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन एंड आफ्टर मार्केट सर्विसेज बोलते हैं इसको। ओके। ओके। सो ब्यूटीफुल सर, जो अब बचपन में आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला, जो स्कूटर और टीवी मिक्सचर, उसके वजह से आप कंप्यूटर रिपेयरिंग के काम में आ गए। सो इंस्पायरिंग कि हम सबके लिए भी एक नई बात है कि आजकल बच्चों को क्या शिक्षा दे, लॉकडाउन हो गया है, कैसे करें, बहुत सारे पेरेंट्स चिंतित हैं। बट जो आपका एक्सपीरियंस सुन के मुझे ये समझ में आया कि अगर बच्चों को घरेलू और घर की और जो हमारी डे टू डे चीज़ों को जो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे बल्ब काम नहीं कर रहा है, घर में टीवी काम नहीं कर रहा है, फ्रिज काम नहीं कर रहा है, कैसे हम बच्चों को एंगेज करके उनको प्रैक्टिकली कुछ खुद भी सीखें और उनको भी सिखाएँ, तो उनका माइंड ओपन अप होता है। एंड सी आपने कैसे बहुत ईज़िली अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके एंड यू स्टार्टेड योर ओन कंपनी। वेरी यस। इंस्पायरिंग सर। सो सर, ये पूरी यात्रा में आध्यात्मिकता की तरफ रुझान आपका इंक्लिनेशन कब हुआ एंड क्या आपने किया? क्यों लगा कि आध्यात्मिकता की तरफ जाना है आपको?
अ, हम जब ये संस्था शुरू किया था 93 में हमने शुरू किया, तो और उसके बाद मैं हमने डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग भी ज्वाइन किया, तो बिजनेस के साथ साथ पढ़ाई भी मैंने करना शुरू किया। इंजीनियरिंग ज्वाइन किया 4 साल, तो 92 से 96 तक मैं बिजनेस के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज भी ज्वाइन किया और काम भी किया था। तो 96 के बाद क्या हुआ कि हमारे दोस्त ने एक उमा शंकर करके उनका नाम है, अभी वो यूएस में कुछ काम में है। तो उसने बोला कि अरे यार, ऐसा एक कोर्स चल रहा है कि सिद्ध समाधि योग करके, ये बहुत अच्छा कोर्स है, 15.5 दिन का एक कोर्स है। ये ऋषि प्रभाकर जी चलाते हैं बेंगलुरु में, सिद्ध समाधि योग करके, SSY बोलते हैं इनके। तो उन्होंने बोला कि चलो, इंजीनियरिंग तो खत्म हुआ और कुछ रिलैक्स करते हैं, देखते हैं कि क्या चीज है। तो ये 15 साढ़े 15 दिन का जो कोर्स हुआ था, तो ये मेरा पूरा जीवन को बदलाव लाया। और मेरा सोचने का तरीका था, खाने पीने का तरीका था, उठने बैठने का, ये पूरा मेरे जिंदगी में बदलाव लाया। ये क्या था कि एक पूरा एक पैकेज था, कि 15 दिन हमको पूरा का पूरा कच्चा आहार में रहना है, मतलब रॉ फूड डाइट में रहना है। और यहाँ पे ध्यान, योग, मतलब प्राणायाम और आसन, ये तीनों सिखाते थे। एक ब्रह्मोपदेश किया था, गायत्री जाप का हमको उपदेश हुआ था। और बीजाक्षरी मंत्र दिए गए थे हमको कि जैसा मेरा जीवन का लक्ष्य है, जीवन का मार्ग में क्या पाना चाहता हूँ, उसके हिसाब से हर पार्टिसिपेंट को एक बीज मंत्र दिया जाता था कि उनके जीवन को सफल करने के लिए एक बीज मंत्र देता है। जैसा चाबी होता है ना, एक ताला खोलने के लिए एक चाबी होता है, जैसा मेरा जो लक्ष्य मैंने बताया उनको, उसके हिसाब से उन्होंने बीजाक्षर मंत्र दिया था। तो ध्यान भी सिखाया था, और लीडरशिप एंड फॉलोअरशिप, मतलब अपना जीवन का नायकत्व हम खुद कैसा ले, हम मतलब जिम्मेवारी ले, और हमारे जीवन जीवन और हमारे समाज के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। तो इसके बारे में बहुत तर्क विमर्श होता था और बातचीत होता था, लेक्चर्स और डिबेट्स होते थे। और हमारा खाना हम खुद लेके आते थे, जो रॉ फूड का जो स्प्राउट्स लेके आते थे, और कट्स करके लेके आते थे, जूसेस बना के लेते, सैलड्स बना के आते थे। तो बहुत ही मजेदार और बहुत ही परिवर्तन करने वाला जो हुआ कोर्स। तो उसके बाद मुझे स्पिरिचुअलिटी का कुछ ना कुछ तो ज्ञान हुआ। और स्वाध्याय का भी मुझे मालूम हुआ कि बुक्स पढ़ना चाहिए। मैं पहले से बहुत बुक्स पढ़ता था, माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड कॉमिक्स एंड स्टोरी बुक्स में पढ़ता था, लेकिन उसके बाद 96 में मुझे बदलाव आया। उसके बाद तो दैट वाज द लॉन्च पैड फॉर मी हम्म। फॉर गेटिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी। ओके, सो सर यू शेयर्ड, आपने बताया था कि 1996 से लेके 2009 तक बहुत एक आपका एक इवॉल्विंग पीरियड था, जिसमें आपने बहुत सारी वेस्टर्न मेथड्स को भी एक्सप्लोर किया। यूज आपने बताया राइकी, सिल्वर माइंड टेक्निक, क्वांटम हीलिंग, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, माइंड विजुअलाइजेशन, विपස්සना, गायत्री मंत्र, इतनी इंडियन एंड वेस्टर्न सारी टेक्निक्स को अपने एक्सप्लोर किया। आपका क्या एक लर्निंग रहा, एसेंस क्या रहा? हाँ मैडम, वो 96 से मैं 2009 तक जो मैं जो एक्सप्लोर किया था ना, तो बहुत सारे बुक्स को मैंने पढ़ा। और बहुत सीखने का आदत था, और भी सीखना है, और भी सीखना है, और भी समझना है, ये क्या है स्पिरिचुअल साइंस, ये क्या आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, मैं क्या हूँ, मेरा माइंड क्या है। तो ये सब जानने के कुतूहलता मेरे, मतलब उत्सुकता मेरे में थे। और मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन सीखे, तो कम्युनिकेशंस का बुक्स मैंने पढ़ रहे थे। उसके बाद में सिल्वा माइंड कंट्रोल करके एक कोर्स मैंने किया, रिमोट, मतलब रिमोटली जो डिस्टेंस मैंने डाउनलोड किया, फिर बुक्स उसका मंगवाया। तो उसका सीरीज मुझे आया, तो उसको मैंने पढ़ा, उसमें इन्वेस्ट किया मैंने। तो सिल्वा माइंड कंट्रोल बेसिक और अल्ट्रा ESP करके एडवांस कोर्स मैंने किया। तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम मुझे ध्यान का साइंटिफिक जो रूपण होता है ना, जो अल्फा ब्रेन वेव है, बीटा ब्रेन वेव है, तो ये क्या होता है, मतलब ध्यान में बैठने के बाद हमको मालूम था कि क्या अनुभव होता है, लेकिन सिल्वा माइंड कंट्रोल में वो ध्यान ध्यान छोड़ के उसके बारे में साइंटिफिकली बताया जाता था कि अल्फा ब्रेन में आना है आपको। लेकिन ध्यान करने से आपको अल्फा ब्रेन में आ जाते हैं हम लोग। तो 10 सेकेंड कंपन पर सेकेंड के हम से ब्रेन में हमारा चालू हो जाता है। तो उनको सिल्वा माइंड कंट्रोल में उसको एक बीट
जो बीट बोलते हैं, जो टोन बोलते हैं, तो उसको साउंड के माध्यम से हमको इंड्यूस किया जाता था ध्यान के रूप में। और हमारा ब्रेन को, मिड ब्रेन और ब्रेन को जो एक्टिवेशन करना था, थॉट पावर का जैसा यूज करना है, वो सब टेक्निक्स उसमें सीखा हमने कि माइंड पावर को कैसा यूज किया है, संकल्प शक्ति को कैसा यूज किया जाए, तो उसको मैंने सीखा वहां पे। और उसके बाद में बर्ट गोल्डमैन करके एक थे वेस्टर्न मास्टर, तो उनके यहाँ से मैंने क्वांटम हीलिंग, क्वांटम जंपिंग के बारे में मैंने सोचा। जैसे कि हम जैसे बैठे हैं तो वैसे ही पैरेलल यूनिवर्सेस, पैरेलल डायमेंशन हम सृष्टि कर सकते हैं। हमें खुद का एक दूसरे लोक और दूसरे प्रपंच हमारा सृष्टि हो सकता है। ठीक है, समझो कि मैं एक वायलिनिस्ट बनना चाहता हूँ, तो एक वायलिनिस्ट का जो भी एक्सपर्ट से एक्सपर्ट मास्टर्स है, उनको हम आह्वान कर सकते हैं, उनका ज्ञान प्राप्ति करने का एक संकल्प लेके उसका जो शक्ति है हम अपने अंदर धारण कर सकते हैं। कि अपने हम ऐसा विजुअलाइज करें कि मैं खुद एक बड़ा वायलिनिस्ट हूँ। मैं हम्म। अगले जन्म में या अगले जन्म में कहीं पे भी, इसी क्षण में मैं कहीं पे भी मैं एक एक्सपर्ट वायलिनिस्ट भी हूँ। मैं जो मैं अभी हूँ उसके अलावा भी मैं एक वायलिनिस्ट हूँ, ये जान के हम अपना धारण करते हैं कि ये वायलिनिस्ट का शक्ति हमारे अंदर आता है। तो उसके बाद अगर हम वायलिन सीखना शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी और बहुत आसान से सीख लेते हैं। ऐसा करके वो बर्ट गोल्डमैन जो थे, वो वर्ल्ड फेमस फोटोग्राफर बन गए, वर्ल्ड फेमस सिंगर बने, वर्ल्ड फेमस पेंटर बने। वो 83 इयर्स के उम्र में उन्होंने किया। तो उनके कोर्स में वो क्वांटम हीलिंग, क्वांटम जेट, मतलब जो कोई भी रोग हमको हील करना है वो हम खुद कर सकते हैं। सिर्फ हमारा विजुअलाइजेशन से, अपना एहसास से हम हील कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस से हील कर सकते हैं। तो हमने सीखा। देन उसके बाद रेकी फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री किया। हीलिंग करने के लिए बहुत खुशी होता था, बहुत आदत था मुझे बच्चों को खास करके हील करना है, किसी को स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस को हील करना है, उनको हेल्प करना है, तो ये मुझे बहुत आदत था। तो वो करने लग गया। फिर बाद में फिर एडल्ट्स को हील किया। तो ये सब ऐसा ही एक्सपेरिमेंटिंग चलता रहा। बहुत ही मजा आ रहा था। ओके। सो सर, आपने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, एक्सपेरिमेंट किया। कैसे आपको जो हमारा पिरामिड ध्यान है, पिरामिड मेडिटेशन है, इसके बारे में पहली बार आपने कहाँ सुना, और कहाँ पर आपने ध्यान किया, और आपका अनुभव क्या रहा पहली बार जब आपने पिरामिड मेडिटेशन किया? हाँ, तो 2009 से मैं ध्यान शुरू किया विपश्यना के मार्ग में। और 2010 में हमने एक जॉइंट वेंचर कंपनी शुरू किया था सिंगापुर में। तो वहाँ पे भी मेरा काम आना जाना था, 3 हफ्ता वहाँ पे, 1 हफ्ता बैंगलोर में, ऐसा मेरा आना जाना शुरू हुआ था। तो वहाँ जैसा कि मेरा ध्यान में ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन हुआ था और मेरा प्रैक्टिस रोज चलता था। वहां जाने के बाद मैंने ढूंढा कि यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर कहाँ है। इंटरनेट पे जाके खोला और देखा कि वहाँ पे एक पिरामिड मेडिटेशन सेंटर मुझे मिला। मैं जाके देखा तो वहाँ पे एक शशिधर रेड्डी करके थे, हैदराबाद के थे और सिंगापुर में रहते थे। वो परमानेंट सिटीजन थे वहाँ पे। तो उनसे वो क्या करते थे, हफ्ते में 2 दिन ध्यान सिखाते थे और पिरामिड सेंटर्स किए थे। और वसाबी योगा करके एक सेंटर, योगा सेंटर में वो सिखाते थे। तो वहाँ पे क्या किया कि मैं जब फर्स्ट टाइम गया तो वहां पे देखा कि सब जगह पे पिरामिड्स लगे हुए हैं, मतलब 2 फुट 2 फीट पे 2 फीट का पिरामिड्स थे। और उसको जो दीवार से लटकाए थे और उसके नीचे बैठ के सबको ध्यान कराया था। उस पिरामिड के अंदर क्रिस्टल्स लगे हुए थे। और मुझे बताया गया कि आप विपश्यना का, आप थोड़ा देर के लिए रुक जाइए और ये एक आनापानसति का ध्यान का हम करते हैं। सिर्फ आनापाना करते हैं हम, और सिर्फ पिरामिड के अंदर बैठ के हम ध्यान करें। तो जो मैं फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस किया पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करना, तो बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था मुझे। 1 घंटे का करीब ध्यान था वो। लेकिन इतना ऊर्जा मिला, इतना शक्ति मिला कि मैं बता नहीं सकता बातों में कि क्या एक्सपीरियंस हुआ था मेरा। कि पूरे का पूरा एनर्जी सिस्टम खुल गया था। चक्रास का एक्टिवेशंस का मुझे एहसास हुआ। लाइट्स दिखने लगे, उजाला दिखने लग गया। और बहुत ही ये तीसरी आंख जो बोलते हैं ना, इनर आई, थर्ड आई का जो, बहुत ही पेन, शूटिंग पेन आया। लेकिन पेन भी आ रहा है लेकिन मजा भी आ रहा था। तो
एक ही झटके में मुझे लगा कि नो कुछ तो हो रहा है ये तो। अब इतना ज्यादा हो गया कि अनबेरेबल हो गया एनर्जी, और बैठना भी नहीं हो सकता है और उठने भी नहीं, मन नहीं कर रहा है। तो ऐसा ऐसा मेरा आभास हुआ। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस अंडर पिरामिड मेडिटेशन, और वाओ। उसके बाद तो मुझे लगा कि और भी ध्यान करो, और भी जैसा भेड़े होते हैं ना, जब पीने का जहाँ कहीं भी मिल गया तो बॉटल लो और पीने स्टार्ट कर दो। तो मुझे ऐसा हो गया कि मैं ध्यान का भेड़ा हो गया। तो जहाँ कहीं भी 1 मिनट का भी टाइम मिले, 5 मिनट का भी टाइम मिले, तो ध्यान करना स्टार्ट कर लिया। तो सिंगापुर में तो मैं अकेला था, तो फैमिली यहीं पे थी, तो पूरा रात में ध्यान करने लग गया। 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक, 5:30 तक ध्यान करने लग गया। तो बहुत ही अच्छा अनुभव मेरा। मेरा बोल सकता हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हो गया 2010 से आध्यात्मिक। ब्यूटीफुल। तो सर उसके बाद आप जब इंडिया आए, आपने बताया आप रेगुलर अपने फैमिली को पिरामिड वैली लेके जाते थे वहां पे, एंड फिर आपकी मुलाकात पुत्री जी से हुई, आपका कैसा अनुभव रहा? हाँ, वो पिरामिड मुझे मालूम हुआ था पहले, थोड़ा दिन के पहले, कि बेंगलुरु में एक बहुत बड़ा पिरामिड है, पिरामिड वैली करके है। फिर मैंने जब बेंगलुरु पिरामिड, सिंगापुर में पिरामिड मेडिटेशन का मुझे इंट्रोडक्शन हुआ, फिर मैं बेंगलुरु में आ गया, फिर पिरामिड वैली गया एक बार। और आते जाते रहते थे, हर वीकेंड को हम साथ में जाते थे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। जाके 5 बजे से लेके 7-8 बजे तक ध्यान करते थे और वापस आते थे एवरी संडे। एक संडे क्या हुआ कि पत्री जी भी वहां पे थे, और वो बोले कि पत्री सर आए हुए हैं, आप मिल लीजिए। तो जब मैं पहले उनसे मिला नो, ये एकदम से वो मुझ पे भड़क गए कि कि आप बुद्धा नहीं है तो मेरे पास मत आना, और गांधी नहीं है तो मेरे पास मत आना करके ऐसा जोर से भड़क गए। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोलने वाले हैं, क्या क्यों ऐसा बोल रहे हैं मुझे। मैं तो पहली बार मिला हूं उनसे, पहली बार मुलाकात कर रहा हूं, तो क्या बोल रहे। तो थोड़ा दिन जब मैं ध्यान में आया, फिर ध्यान करने में मैं सोचा कि अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट किया, तो मुझे मैसेज मिला कि बुद्धा का मतलब है कि ध्यान को सिखाओ सबको। मतलब ध्यान करो खुद भी, और ध्यान सिखाओ, सब जगह जगह पे जाके ध्यान सिखाओ। और गांधी जी का मतलब है कि अहिंसावादी बनो और अहिंसा के मार्ग में चलो, और सत्य का दर्शन होना है, और सेवा करो, लोगों का सेवा करो, और सेवा का मनोभाव लेके आओ। तो ये मुझे समझ में आया, ये मुझे मैसेज मिला पहले जब पत्री जी से मिला। तो यही मैंने अपनाया, और यही मैंने काम करना शुरू किया तब से, कि ध्यान करना और ध्यान सिखाना और सस्याहार जीवन के बारे में बतलाना, और सबको सस्याहार बनाना। और मैं खुद सस्याहार बन गया, पहले से ही बन गया था 96 से। सत्याहार में? सस्याहार मतलब वेजिटेरियनिज्म, सस्याहार शाकाहार। शाकाहार, या शाकाहार खाना, मतलब जो शाकाहार भोजन लेना, और मांसाहार को त्याग करना। ओके। सर आप मतलब उस पल के बाद काफी अच्छी दोस्ती हो गई आपकी पत्री जी के साथ, काफी आप बातचीत करने लगे। आपने बताया था कि आप बहुत इंस्पायर्ड हुए पीएसएसएम के प्रिंसिपल से, और हर प्रिंसिपल पे आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि इसका क्या मतलब है। आपका प्लीज अनुभव शेयर कीजिए। एक्चुअली पीएसएस से मूवमेंट के साथ जुड़ के ना, और पत्री जी को मिलने के बाद मुझे जैसा लगा कि एक, जैसा एक पंछी एक केज में है ना, तो उसको छोड़ दिया गया। क्योंकि जो भी मेरे मन में विकल्प थे कि ध्यान किसको सिखाना है, कैसा सिखाना है, ध्यान सब लोग कर सकते हैं क्या, ये सब मुझे दिमाग से निकल गया कि ध्यान अभी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। तो किसी को भी ध्यान सिखा सकते हैं। और कि ध्यान करने का ऐसा कुछ बैठने का भी तरीका नहीं होता है। और फिर ध्यान के साथ स्वाध्याय करें, बुक्स पढ़े, शेयर करें एक्सपीरियंसेस को। और ऐसा कोई वेशभूषा नहीं होता है। फिर शाकाहारी बनना है, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, तो बिना डॉक्टर मेडिसिन के ही हम अपना खुद का इलाज कर सकते हैं ध्यान से, इसका एनर्जी से हम कर सकते हैं। और फिर संसार के साथ रहना है, फैमिली के साथ रहना है, ऐसा नहीं कि भाग जाना है, तो मिडिल पाथ बोलते हैं। तो ये सब जितने भी क्लैरिफिकेशंस मेरे लिए चाहिए था ना, तो वो सब मुझे मिले। मिताहार, मिताहार मतलब जो 1 मील खाओ, 2 मील
जो एक एक बार खाता है वो योगी है, 2 बार खाते हैं वो भोगी है। तो उसके बारे में और जानकारी पत्री सर से खुद मैंने सुना और मिला, और उनका अनुभव, और जो जैसे वो अपने पूरा जिंदगी को 40 साल से वो ध्यान को सिखा रहे हैं, सब क्या ध्यान के बारे में बता रहे हैं, तो ऐसा मुझे लगा कि मुझे इंडिपेंडेंस दिया गया, जहाँ कहीं भी मैं जाता था तभी ध्यान सिखाने लग गया। और ये जो भी जो 18 सूत्र उन्होंने दिया, जो प्रिंसिपल्स उन्होंने दिया, तो सबके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, फास्टिंग किया, फिर मेडिटेशन से अपना जो भी हेल्थ इश्यूज आते थे वो सब हील करना स्टार्ट किया। तो ध्यान सिखाना शुरू किया, तो संकल्प शक्ति क्या है उसके बारे में मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो ये सब पूरा साल जो था, 1-2 साल, एक 2010 और 11, ये पूरा इसी 18 प्रिंसिपल ही मेरा गाइडलाइन और मार्गदर्शन करते थे। वाओ! सर आपने ये भी बताया था कि आप पूरी-पूरी रात भर ध्यान करते थे और दिन में काम करते थे ऑफ़िस का। तो आप कैसे एनर्जेटिक रहते थे? प्लीज़ शेयर कीजिए। मुझे तो जो मालूम है ना, हमको 1 घंटा ध्यान करने से, एक 1 आवर ध्यान करेंगे तो 3 आवर सोने के जितना इक्वलेंट है। तो 3 आवर, 3 घंटे हम ध्यान करते हैं, तो पूरा रात सोने के जितना एनर्जी मिलता था। तो मैं तो 7-7 आवर्स तो मैं ध्यान करता था, 10 to 5 ऐसा कुछ करके। तो वो तो मुझे बहुत ही रिलैक्सेशन मिलता, एनर्जी ज्यादा मिलता और ज्यादा, तो काम करने का भी मुझे बहुत एनर्जी मिलता था तभी। तो सोने का जैसा 1-2 घंटा सो लिया तो बहुत हो गया था, 2 घंटे सो लिया तो हो गया था, बट इट वॉज जस्ट साइकोलॉजिकल कि ना, ये थोड़ा सोना है करके, लाइट जाना है, तो वही होता था। बट उसके अंदर भी मुझे एनर्जी का फ्लो होता था, फिर बहुत ही एक्सपीरियंसेस अच्छे होते थे तभी। ओके। सो बेसिकली सर आपने पत्री जी के मिलने के बाद एक्सपेरिमेंट किए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगा कि पहले भी आप स्वाध्याय करते थे, अब भी आप स्वाध्याय को और डेप्थ में एक्सप्लोर किया। तो सर आपका फ़ेवरेट बुक्स के बारे में बताइए? तो मुझे तो सबसे बड़ा जो अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, साइंटिफिक के लॉजिकली मैं सोचता हूँ, तो यू फॉर एवर बाय ट्यूसडे लोबसंग रामपा, जो एक टिबेटियन मॉन्क थे ना, तो उनका बुक तो बहुत मुझे अच्छा लगा, और उनका थर्ड आई, और आई बिलीव, उनका जो भी बुक्स थे मैं बहुत पढ़ा था उनके बारे में। और साइंटिफिकली एस्ट्रल वर्ल्ड क्या होता है, एस्ट्रल ट्रैवलिंग, एथरिक बॉडी और माइंड पावर, जो साइंस ऑफ माइंड एंड बॉडी, थॉट एंड सोल, ये सब के बारे में बहुत ही अच्छा तरीके से वो समझ में आया कि जो मुझे कहीं नहीं मिला था, सब जाके एक ही बुक में मुझे मिला, यू फॉर एवर बाय ट्यूसडे लोक सम्रान का। देन परमहंस योगानंद जी का बुक, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, वो मैंने पढ़ा। और हिमालयन मास्टर्स, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स बाय स्वामी रामा, और रामकृष्ण परमहंस जी का, और विवेकानंद जी का, और स्वामी विवेकानंद का। और फिर बाद में गांधी जी का जो एक बुक था बहुत पसंद आया मुझे, कि माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ करके, तो वो भी बहुत ही बढ़िया बुक है। तो अपना जिंदगी में मार्गदर्शन के लिए, और जैसे गांधी जी पहले थे, उसके बाद में जी अपने तत्व को, जो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एंड वेजिटेरियन को अपनाया, फिर बाद में सत्य की खोज में, सत्य के लिए उन्होंने जो काम किया, तो बहुत ही अच्छा था, प्रैक्टिकल गाइड जैसा था मेरे लिए। तो इट ओके। वाज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस विद दोस बुक्स। सो सर आप इतने इंस्पायर्ड हो गए कि फिर आपने वर्कशॉप्स क्रिएट करके सभी लोगों को सिखाना शुरू किया। कितने लोगों को सिखाया सर आपने 2011 से लेके अभी तक? मैं तो गिना तो नहीं हूँ, लेकिन शायद रह सकता है कि 5 to 10,000 पीपल शायद हो। वाओ! वाओ! बहुत बैचेस में होते थे, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, अपार्टमेंट्स में, और जहाँ कहीं भी जाते थे तो सिखाने का ही आदत था। तो एडिक्शन हो गया था कि ज्यादा ध्यान, जैसे फ्लाइट में बैठते थे ट्रैवलिंग में, तो बाजू में कोई मिलता है क्या देखते थे, तो ध्यान सिखाना है, तो जैसे ही वो बात छेड़ते थे या कुछ बात करते थे, स्माइल देते, तो फिर मेडिटेशन करने लग गए थे। तो ऐसा ऐसा एक बार हुआ था, तो एक एमिरेट्स के फ्लाइट में मैं जा रहा था यूएस में, कि जो लंबा फ्लाइट होता है ना, तो 15 घंटे का फ्लाइट होता है, तो बीच में जो गैलरी में लोग आते हैं जाते हैं, बहुत सारे देश से आते हैं जाते हैं, तो
एक बार ऐसा हुआ कि तो बातों बातों में सबको वहीं पे ध्यान, गैलरी में खड़ा करके कुछ लोगों को बिठा के उन हेयर होस्टेस को और जो पैसेंजर्स थे सब मिलके वहीं पे ध्यान किया था एक बार। कभी लगा था हवा में उड़ते उड़ते ध्यान सिखाया और ध्यान भी किया, बहुत अच्छा हुआ था। तो बहुत सारे पाकिस्तानी थे, अमेरिकन थे, उज्बेकिस्तान वाले थे, और एयर होस्टेस बहुत सारे अफगानिस्तान के लोग थे, बहुत सारे अमेरिकन थे, साउथ अमेरिकन थे, तो लॉट ऑफ कंट्रीज मेंस वर देयर। अच्छा हुआ, एक वेरी एक्सपीरियंस के तौर पे किया था। तो मैंने नाइस। यही देखा कि जब मैं ध्यान सिखाने का संकल्प किया था, ध्यान सीखने वाले आ गए थे। कहीं भी जाते थे तो ध्यान सीखने वाले आते अपने आप। वेरी नाइस। तो सर, आप जब ट्रैवल करते थे तब सिखाते थे, आप अपने क्लाइंट्स को सिखाते थे, अपने बच्चों को स्कूल में, कॉलेजेस में, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, अपने एम्प्लॉयज को, करीब 700-800 लोग थे आपके कंपनी में, किसी को नहीं छोड़ा आपने। वो तो करना ही था ना। क्योंकि हमको जो मिठास मिला था ध्यान से, और इतना आसान हो गया था जिंदगी ना, तो सबको ये सिखाना जरूरी समझा मैंने कि हम तो समझते हैं कि बहुत हार्ड वर्क करने से जिंदगी निकलता है, बहुत ही मुश्किल से जिंदगी निकालना है, बहुत पैसा कमाने के लिए बहुत मुश्किल होता है, काम करना मुश्किल होता है, संभालना मुश्किल होता है, संसार चलाना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान हो गया था मेरे लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि इतना आसान है तो ये ध्यान एक करेंगे तो बाकी सब फ्री। तो ध्यान के लिए हमको जुड़ाना है, जुटाना है, और ध्यान ध्यान करना है बस, तो बाकी सब अपने आप अपने आप में मार्गदर्शन मिलने लग गया था ना। तो मैंने सोचा ये सबसे कीमती और सबसे आसान है और सबसे शक्तिशाली है, तो लेकिन क्यों नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बॉडी माइंड सोल वर्कशॉप का एक माध्यम से मैं सिखाऊं, और एक कॉमन मैन्स के लैंग्वेज में मैं सिखाऊं इनको, कि उनको लगे कि क्यों करना है ध्यान। बिकॉज ध्यान कराना और करना बहुत ही आसान है, लेकिन क्यों करना है वो बताने के लिए बहुत स्टोरिया बोलना पड़ता है, जैसे बहुत काम करना पड़ता है ना। तो लेफ्ट ब्रेन जो होता है ना, लॉजिकल ब्रेन, उसको समझाना बहुत ही, जैसा एक बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए एक चौकीदार को बताना बहुत जरूरी है कि ये किसको मिलना है, क्यों मिलना है, अपॉइंटमेंट है क्या, आप क्यों आए, कब आना था, तो ये सब समझा के चौकीदार को, एक सिक्योरिटी गार्ड को समझाना बहुत जरूरी है। उसके बाद अंदर जाने के बाद तो भगवान मिल जाएंगे अपने आप, जो जिसको मिलना था वो मिल जाएंगे। लेकिन ये लेफ्ट ब्रेन जो बोलता है, ये सिक्योरिटी गार्ड जैसा है, इसको सवाल जवाब का जरूरत है, तर्क मन बोलता है ना। तो लॉजिकल ब्रेन को समझाना है, लेकिन ध्यान करना एक 10 सेकंड का काम है। आंख बंद करो, उंगलियों को जोड़ लो, सांस के ऊपर गमन करो, बस बैठ गए। तो 10 सेकंड में सिखा सकते हैं किसी को ध्यान, लेकिन क्यों करना है ये सबसे अहम चीज है, सबसे बढ़िया चीज है। ये सिखाने के लिए थोड़ा बहुत तो स्टोरी बोलना पड़ता है। तो सर, हम लोग बिल्कुल रेडी हैं आपका स्टोरी सुनने के लिए कि ध्यान क्यों करना चाहिए। सो मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगी, आप अपना वर्कशॉप सर शुरू कर सकते हैं। थैंक यू मैडम, और दोस्तों और ध्यानियों और मास्टर्स एंड गॉड्स सबको प्रणाम, और थैंक यू स्वाति जी फॉर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म एंड अ वंडरफुल सेशन। तो मास्टर्स, हमारा आज का जो टॉपिक है ना, तो क्योंकि मैं सिर्फ बिजनेस के हिसाब से ही मैं नहीं बोल रहा हूँ इसको, कि हर किसी को इस्तेमाल करने वाला जो चीज है, कि सबको ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं, हर किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो माइंड का जो खेल है, मन और मन का जो नो थॉट का, माइंड का जो खेल है और उसका जो पावर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दिस इज अ स्टोरी अबाउट अनलॉकिंग द पावर ऑफ माइंड। ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना, तो हमारे अस्तित्व को हमको समझना है, हमारा व्हाट इज आवर ट्रू नेचर, हम क्या है वो हम समझेंगे पहले। ठीक है। उसके बाद में साइंस ऑफ थॉट एंड मेडिटेशन, जो विज्ञान है मन और जो विचार और संकल्प शक्ति का, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और रूट एंड फ्रूट, कॉज एंड इफेक्ट का जो थियरी है, जो कर्म और कर्म सिद्धांत है, कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं या रूट एंड फ्रूट बोलते हैं, जो बीज और फल का जो खेल है, उसके उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है। तो
पहले तो हमको ये जानना है कि हम क्या हैं, हम क्या भगवान हैं। क्योंकि सब जगह पे हम सुनते हैं कि नो हम सब भगवान हैं। तो जो भी ज्ञानी है, योगी है, जो आत्मज्ञान पा चुके हैं, वो सब बोलते हैं, जैसा पत्री जी बोलते हैं माय डियर गॉड्स करके बोलते हैं, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स करके। ये बेसिक लैंग्वेज है कि नो हम सबको भगवान मान के भगवान के तरह ही हम बात करेंगे। मैं खुद भगवान हूँ, सब भगवान है। तो ये है क्या चीज है, क्या चीज है, इसके बारे में हमारा जो निज स्वरूप है ना, मतलब निजत बोलता है ना, जो बेसिक जो होता है। तो ये क्या है हम लोग, क्या व्हाट इज आवर वास्तविकता, क्या है व्हाट इज आवर रियल नेचर। तो व्हाट इज गॉड, ठीक है। कोई बोल सकता है यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स है कि क्या भगवान क्या होता है? तो एनीवन कैन अनम्यूट एंड स्टार्ट टॉकिंग। आई थिंक मैंने सबको, सर इसमें ये है कि कोई हैंड हाँ रेस करेगा तो उनको मैं हाँ, कर कोई सकती हैंड रेज करेंगे तो हम उनको अनम्यूट करेंगे। हूँ। हाँ जी। कोई बोल सकता है, या ये क्या दो वॉलंटियर्स बात करेंगे, जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। तो because ये इंटरेक्टिव सेशन होना इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, मनिंदर जी। Maninder ji, yes, I'm going to make you co-host. Uh, तो सीमा जी ने बोला है कि कॉन्शियसनेस है। um, हाँ, तो महेंद्र जी अनम्यूट कीजिए सर। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपको आप देख लीजिए। देखिए महेंद्र जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सीमा जी ठीक। एक बार आप भी दीजिए। हाँ, यस महेंद्र जी। uh, what I feel is God is just energy, nothing more I can say about it. यस सर, वंडरफुल, थैंक यू। सीमा जी, So, सीमा जी also wanted to share something. yes, please. Consciousness, nirvikar, above everything, Wow, okay. above everything. Wonderful, man. Thank you, thank you. That is what I wanted to hear. So, जो भगवान का जो हाईएस्ट डेफिनेशन जो हम बोलते हैं ना, जो हमने सीखा है, जाना है, जो स्क्रिप्चर्स से और वेदास से, वो बोलते हैं कि भगवान तो सब कुछ भगवान है, एवरीथिंग इज गॉड एंड एवरीवेयर इट्स गॉड एंड इट इज निराकार निर्गुण बोलते हैं ना, फॉर्मलेस एंड स्टेटलेस एंड क्वालिटीलेस, नॉन जजमेंट बोलता है, जो निर्धारित रूप से नहीं होता है, और कोई निराकार निर्गुण और सर्वव्यापित, और जो सदा काल सर्व काल में रहने वाला एक शक्ति है। तो सबको चलाने का, सबके अंदर, सबके भीतर, सबके अंदर और बाहर, सब जहाँ के भी जो भी है, ये सब भगवान है। सो दिस इज व्हाट वी ऑल से, राइट। तो यहाँ पे हमको क्या देख रहे हैं? तो स्वाति जी और महेंद्र जी भी अब बात कर सकते हैं, म्यूट है तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये एक लाइफ ट्री है कि नहीं? यस। या ये क्या बोलते हैं, ये देख हम स्कूल में पढ़े होंगे ना, बच्चों ये क्या है, तो ये बोलते हैं कि ये सब जीव जंतु है। तो इट इज ऑल कॉल्ड लिविंग बींग्स, है कि नहीं? तो दिस इज ऑल कॉल्ड लिविंग बींग्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सब लिविंग बींग्स यहाँ पे है, जैसा प्राणी है, पक्षी है, जीव जंतु है, पेड़ है, मनुष्य है, जो फिशेस है, सब है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको क्यों जीव जंतु बोलते हैं, लिविंग बींग्स बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर, सब के अंदर जीव शक्ति है, मतलब प्राण शक्ति है, जीव शक्ति बोल सकते हैं, या आत्मा बोल सकते हैं, जीवात्मा। ठीक है, जीवात्मा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये निर्जीव वस्तु है कि नहीं? तो हम इसको निर्जीव वस्तु बोल सकते हैं कि ये सब एक उपकरण बोलते हैं, या एक अप्लायंस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो लेकिन इसको जीव देने का एक शक्ति क्या है? समझो ये सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, इसको जीव देने का जो शक्ति क्या है? बिजली है ना। तो मतलब बिजली की जो बिजली। शक्ति है, ये इलेक्ट्रिकल करंट है, मतलब जो ऊर्जा देता है इसको, और जो जिसको जीवित करता है। समझो कि हमने रेफ्रिजरेटर को एक ऊर्जा दे दिया, कि इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो ये फ्रिज के तरह काम करता है, मतलब ठंडा करता है जो भी चीजों को इसके अंदर रखते हैं। तो टीवी को हमने इसको जीवित कर दिया, तो ये ऑडियो एंड वीडियो देता है, जो आवाज करता है, म्यूजिक देता है, और पिक्चर देते दिखाता है। और जो समझो कि हम कंप्यूटर को दे दिया, तो ये प्रोसेसिंग करता है,
ठीक है, एयर कंडीशन को हमने दे दिया तो कूल करता है रूम को, और एक एक लैंप को हमने इलेक्ट्रिक करंट दे दिया तो ये उजाला देता है, एक फैन को हमने दे दिया तो हवा देता है। तो ये आप समझो कि ये जो शक्ति है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, एक मिनट के लिए आप सोच लीजिए कि ये खुद भगवान है, यही भगवान है, यही एक भगवान का शक्ति है जो सबको जीवित कर रहा है इसको। तो इलेक्ट्रिक करंट का भी कुछ ऐसा ही गुण है, तो निराकार और निर्गुण है कि नहीं? तो इनका इलेक्ट्रिक करंट का गुण नहीं है और आकार नहीं है, और कि कहीं पे भी कुछ भी काम कर सकता है। यहाँ ये लाइट से भी ज्यादा फास्ट है। समझो कि हमको किसी को अमेरिका में बात करना है, एक मोबाइल लेके 1 सेकंड में बात करो, 1 सेकंड में हम कनेक्ट कर लेंगे, बल्कि हमको सूरज का किरण जो शक्ति लाइट आना है वो भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट इज फास्टर इन दैट वे। तो और किसी को मैं शॉक देके किसी को मार भी दूं तो ये मुझे नहीं बोलेगा कि तुम बुरा काम किया, तुमने अच्छे काम किया, ऐसा नहीं बोलेगा ना ये। तो ये भी समझो कि ये एक भगवान का एक होता है। तो एक 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 घर के अंदर मैं सब जगह पे काम करना चाहता हूँ तो सब जगह पे वायर्स बिछाता हूँ, वायर्स के अंदर से इस भगवान को हम छोड़ता हूँ, तो सब काम करने लग जाते हैं। टीवी है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, सब काम करने लग जाते हैं। लेकिन जो धारणा है वो बाहरी जो भौतिक शरीर है, मतलब जो फिजिकल बॉडी बोल सकते हैं, स्थूल शरीर है, वो सब अलग अलग है। फ्रिज का अलग शरीर है, टीवी का अलग शरीर है, लेकिन इसका काम कराने का जो शक्ति है सब एक ही है, इस सब में एक ही शक्ति है। तो अगर हम हमारा जीव शक्ति का, जीव जंतुओं का भी हम बात करेंगे तो ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रिक करंट आप सोच लीजिए कि ये जीव शक्ति है, प्राण शक्ति है, सबके अंदर एक ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, मतलब ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये अच्छा इंसान है, बड़ा है, छोटा है। ऐसा नहीं है कि हाथी के अंदर इतना ज्यादा जीव शक्ति है और इस चींटी के अंदर इतना छोटा सा जीव शक्ति है, ऐसा नहीं है। सबके अंदर एक ही मात्रा में, मतलब यही शक्ति सबके अंदर घूमता फिरता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि ये अलग है, वो अलग है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि सबका अंदर एक ही काम है, सबका अंदर एक ही शक्ति है, एक ही ऊर्जा है, एक ही भगवान का जो हम बोलते हैं सर्वव्यापित, सर्व गुण और निराकार निर्गुण सो भी बोलते, तो वो है। तो हम अगर ये सोच के चले तो कि ये पावर प्लांट जो होता है ना, यहाँ पे एक ऊर्जा शक्ति जो जनरेट होता है, और ये जो घर है, ये घर को हम अगर समझे कि मेरा शरीर है, तो इसके घर के अंदर कौन रहता है? इस घर में तो मैं खुद रहता हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर तो नहीं हूँ और मैं मन भी नहीं हूँ, तो इस घर के अंदर मैं रहता हूँ। और ये घर जो है ये 220 वोल्ट से चलता है, 220 वोल्ट से चलता है। लेकिन ये परमात्मा, हम समझे कि ये परमात्मा है तो लाखों वोल्ट का रहता है, ठीक है? तो हर दम हर दिन ये पावर प्लांट से घर का कनेक्शन तो मिलता ही है कि नहीं? तो ये परमात्मा हो गए और ये आत्मा हो गए, दोनों एक ही है। मतलब जैसा कि समुन्द्र से एक बूंद पानी लिया तो वो क्या खून हो जाता है क्या? वो भी पानी ही होता है, ठीक है? तो हमारे शरीर से एक बूंद खून भी लिया तो पूरा शरीर का हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, मेरा हेल्थ का स्टेटस मालूम हो जाता है। तो ऐसे ही है कि आत्मा एक परमात्मा का बूंद है, और सब आत्माओं का सम्मिलन होता है एक परमात्मा जो लाखों वोल्ट में रहता है। लेकिन जैसा हम आत्मा धारण कर लेके आते हैं, इस शरीर के अंदर हम घुस के आ जाते हैं, तो ये मनुष्य की तरह बर्ताव करते हैं, और हरदम हमारा कनेक्शन तो रहता ही है। जैसा ये तार जुड़ा हुआ है तो हम लोग वायरलेस से जुड़े थे, तो ये तो वायर्ड है, ये तार से जुड़ता है और ये वायर्ड से है। लेकिन हम तो वायरलेस बीइंग है, जैसा मोबाइल से बात किया, रिमोट से काम किया, तो हम लोग मूविंग वायरलेस बीइंग्स बोलते हैं हम तो हम सब जो हम 220 में काम करते हैं लेकिन परमात्मा से जुड़े हैं। लेकिन एक एमसीबी और फ्यूज लगा लिया हमने 220 वोल्ट्स के लिए, और एक ट्रांसफार्मर से हमने कम कर लिया अपना कॉन्शियसनेस को, ठीक है? तो अपना जो सीमित एक्सपीरियंस पाने के लिए हम आ गए हैं सब यहाँ पे। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान ज्यादा ज्यादा करके आपका जो कॉन्शियसनेस जो बढ़ जाता है, हमारा अवेयरनेस और जो ज्ञान बढ़ जाता है ना, तो हम ये ट्रांसफार्मर के तरह हो जाते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के तरह हो जाते हैं कि सबको ध्यान बांटना, और हमारा ऊर्जा बढ़ जाता है और संकल्प शक्ति बढ़ जाता है। तो एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जैसा बन जाता है, सब स्टेशन बन सकते हैं कि एक ज्ञानी हो गया, एनलाइटन मास्टर हो गया, तो ये 220 वोल्ट से लेके जब समझो कि हम 11,000 वोल्ट में पहुंच गए, ठीक है? और जैसे जैसे हम ध्यान का साधना करते हैं तो
पूरा जाके हम लोग आनंदमय स्थिति में पहुंचते कि और परमात्मा और मैं खुद दोनों एक ही है। जैसा शंकराचार्य जी ने जो द्वैत से अद्वैत में पहुंच गए कि पहले तो वो पूजा करते थे और समझते थे कि बाहर का भगवान अलग है, मैं अलग हूँ। तो बाद में जब ज्ञान प्राप्त हुआ और जब ध्यान किया, आगे बढ़े, तो द्वैत से अद्वैत में आ गए कि आत्मा और मेरे बीच में कोई अंतर है ही नहीं। शिवोहम करके उन्होंने जो बोला, और जो मैं खुद भगवान हूँ, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी अपने खुद को भी पूजा करते थे, देवी को, शक्ति काली माँ को पूजा करते करते। तो वो एहसास है, वो ज्ञान का एक स्थिति है कि हम खुद वही है, लेकिन हम जानते नहीं कि हम क्या है। लेकिन विदाउट कनेक्शन तो कोई नहीं है, हर चीज में कनेक्शन तो है ही वो, लेकिन लिमिटेड कनेक्शन हम हमारे रहते हैं बस। ठीक है, तो आगे हम अगर बढ़ेंगे ना, तो जैसे विवेकानंद जी ने भी बोला है तो कि कोई आपको कुछ सिखा नहीं सकता है, आप खुद एक मास्टर बनना चाहिए, आप खुद आपके गुरु है। ठीक है, अंतर गुरु को जागरण करो, जागृत करो, और बाहर का गुरु जो अपने आप मिल जाएंगे आप। और बाइबल में बोलते हैं आई एम दैट आई एम, और जो तत्वमसी बोलते हैं सामवेद में, और यजुर्वेद में अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं। तो सब जगह पे हमने ये सीखा है कि सब यही है, भगवान की एक स्थिति है। तो आगे हम अगर बढ़ेंगे ना, तो ये आप एक पिरामिड देख सकते हैं कि ट्रायंगल देख सकते हैं। तो सबसे ऊपर जो एक चीज है, एक सिंगल पॉइंट है। सिंगल पॉइंट का मतलब एक पॉइंट है, एक बिंदु है। और नीचे आएंगे तो बहुत सारे हैं। तो हम सब बोल सकते हैं कि सब मिलके एक ही एक भगवान है, एक एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, तो सब एक ही है। और नीचे जब आएंगे तो स्मॉलर गॉड्स और कॉमन मान बोलते हैं। तो सब भगवान, सब इंसान को और सब प्राणी पक्षियों को और पानी को, पत्थर को, सबको हम भगवान मानते हैं ना। तो स्मॉलर गॉड्स बोलते हैं, छोटे भगवान हम बोलते हैं, या 220 वर्ड्स का मैंने बताया ना अभी, तो ऐसे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, तो हमारा पावर ऑफ क्रिएशन और हमारा ऊर्जा बढ़ जाता है ध्यान करते करते। और ये हम बन जाते हैं कि रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर, प्रोटेक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। जैसा कि हम निराकार, निर्गुण और सर्वव्यापी जो बोलते हैं ना, उसको थोड़ा नीचे आते हैं तो हम तीन स्थितियां देते हैं उसको, कि तीन काम दे देते हैं कि भगवान को समझने के लिए हम तीन बोलते हैं। उसको बोलते हैं सृष्टि, स्थिति और लय। ये तीन बोलते हैं ना, त्रिमूर्ति का काम होता है। जो मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, मेंटेनेंस कंपनी है, रिसाइकलिंग कंपनी बोल सकते हैं हम। तो जो भी वस्तुएं जो मैन्युफैक्चर होते हैं, वो क्रिएटर बोल सकते हैं या ब्रह्मा बोल सकते हैं। और प्रोटेक्टर जो बोलते हैं विष्णु होते हैं, मेंटेनेंस का। एक बिल्डिंग बना लिया तो उसको मेंटेनेंस में रखते हैं, तो मेंटेनेंस बोलते हैं। और डिस्ट्रक्टर बोलते हैं तो उसको लय बोलते हैं। समझो कि हम खाना खा लिया, थोड़ा देर के बाद वो पचन हो गया तो लय हो गया, पेट में थर्मल प्लांट में लय हो गया, तो इससे एनर्जी मिला मुझे। ठीक है, तो क्या हम खुद भगवान है क्या? हम सब भगवान की तरह काम कर रहे हैं क्या? इसके बारे में हम थोड़ा एक एक छोटा एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ पे कोई चाय बनाने जानते हैं? यहाँ की कोई बात कर सकते हैं म्यूट करके? मुझे ये वॉलंटियर जल्दी। प्लीज अपने आप को हैंड रेज कीजिए। महेंद्र जी बात कर सकते हैं कोई, महेंद्र जी, या आप कोई? अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ जी। मुझे तो चाय बनाना नहीं, नहीं सॉरी। आता। सीमा, सीमा जी। क्या पका सकते हैं आप महेंद्र जी? यस मैम। हाँ सर। सर सबसे पहले आपको कोटि कोटि आत्मा वंदन, लवली प्रेजेंटेशन सर। थैंक यू मैडम। तो सीमा सर जी, चाय बनाने के लिए पानी उबालते हैं, चीनी देते हैं, चाय पत्ती देते हैं। अगर इफ यू हैविंग लिकर टी तो दैट्स ऑल, या नहीं तो फिर उसमें दूध डालते हैं और मसाला देके उसको उबाल लेकिन के फिर चाय बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? पानी उबालना उससे पहले? वेसल में, बर्तन। उससे पहले? उससे पहले कि बनाना है वो थॉट। Wonderful. So this is very very important to understand. So चाय बनाने के लिए सबसे पहला काम जो होता है, हमको मन में सोचना कि मैं चाय बनाने वाला हूँ या बनाने वाली हूँ, चाय बनाना है।
उसके बाद पानी नहीं है तो पानी आ जाएगा, चीनी नहीं है तो चीनी आ जाएगा, चाय पत्ती नहीं है तो चाय पत्ती आ जाएगा, गैस नहीं है तो वो भी आ जाएगा। लेकिन आपको कभी ऐसा हुआ है कि चाय बनाना शुरू किया और बन गया कॉफी? ऐसा कुछ हुआ है सीमा जी? नो सर, नो। नहीं तो सांबार बन गया? नो नो। नहीं होता है ना? किसी नहीं। को हुआ है ऐसा कि हैंड रेज कीजिए कि मैं चाय बनाना शुरू किया और खिचड़ी बन गया, और बाद में बोला कि ले लो भैया चाय ले लो, तो बोलेंगे कि यार मेरे पास एक साइकेट्रिस्ट है, दिखाऊंगा, मेरा दोस्त है, चलो जाते हैं करके चाय बनाना बोला था, ये तो खिचड़ी बना के बोल रहा है मुझे चाय ले लो पी लो करके। तो ऐसा किसी को हुआ है ऐसा कि चाय बनाना शुरू किया और कुछ और बन गया? यस सर, महेंद्र। यस सर, बोलिए। नहीं, एक बार क्या हुआ था, मैं दोस्त से पूछ के एक सांभर बनाने सीख रहा था। तो हाँ, सब कुछ सिखाया, बस दाल का सीटी होने के बाद उतर के देखा तो उसमें दाल ही नहीं डाला था मैं। सांभर तो रसम बन गया था, तो उसने बोलना भूल गया था, तो ठीक है। दाल डालना चाहिए था। दाल तो बगल में रख दिया था, सब कुछ डाला और दाल नहीं डाला, वो रसम बन गया। तो सम बन गया। ठीक है, तो वैसे भी वो चावल को इस्तेमाल तो किया होगा, तो हाँ, तरीका अगर मालूम है तो वही बनता है, मतलब अगर सृष्टि किया तो वही बनता है। तो ये क्या होता है ना कि मास्टर्स, हम जितना आसानी से हमने चाय बनाया, सांभर या रसम बनाया ना, तो जो हमने किया मतलब सोचा वही बन गया। ठीक है, एक छोटा सृष्टि है, और चाय को पी लिया। चाय जितने टाइम तक वो चाय था तो वो स्थिति में था, और जब चाय पी लिया अपने पेट के अंदर गया, थर्मल प्लांट के अंदर गया, तो उससे एनर्जी निकला, तो लय हो गया। तो तीनों काम हम हर क्षण हर दिन कर ही रहे हैं, कि चाय बनाने से लेके सुबह से लेके रात तक ना हमारे दिमाग में ये तीनों काम होता रहता है, कि सृष्टि स्थिति लय, सृष्टि स्थिति लय, सृष्टि स्थिति लय, ये तीनों काम हम करते ही रहते हैं। जो बोलते हैं ना कि एक जवान होके जो काम कर सकता है, जो सोल्जर होके जो काम कर सकता है, राजा के तरह राज भी कर सकता है ना, तो हम छोटे छोटे सृष्टि भी हम हरदम कर ही रहे हैं। जो हम सोच रहे हैं वही हम काम कर रहे हैं, जो हम मैं मन में संकल्प किया वही हमको मिल रहा है। जैसा कि समझो कि एक बिल्डिंग बनाने का सोचा, तो बिल्डिंग बनाने के लिए पहले सोचेंगे कि बिल्डिंग हमको बढ़ाना है, मतलब बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है। तो उससे क्या होता है कि प्लान बनता है, उससे बाद में कॉन्ट्रैक्टर आता है, फिर लोन मिल सकता है, और कंस्ट्रक्शन वाले आते हैं, पेंटर आ जाएंगे, प्लम्बर, सब उसके बाद आते हैं। तो पहले हम संकल्प करते हैं कि हम बिल्डिंग बनाना है, तो उसके बाद पूरा बनने के बाद बिल्डिंग बन जाता है ना अपने आप। तो ऐसे ही हम छोटा सृष्टि करते हैं, बड़ा सृष्टि करते हैं। जैसा एक चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, एक फैमिली मैन है, उसको फैमिली चलाने का एक माँ बाप को हम भगवान मानते हैं, है कि नहीं? तो इमीडिएट भगवान तो माँ बाप होते हैं, तो बच्चों को भी हम भगवान बोलते हैं। तो बीच में हम क्या हो गए, राक्षस हो गए, क्या हो गए? तो माँ बाप को हम भगवान बोलते हैं, बच्चों को भगवान बोलते हैं, बीच में क्या हो गया? तो हर क्षण में हम वो बात भी कर रहे हैं, लेकिन हमको खुद एहसास नहीं है कि हम खुद सृष्टि कर रहे हैं अपने जिंदगी का। हर संकल्प का, हर सोच और हर विचार से हमारा खुद का व्यक्तित्व निर्माण कर रहे हैं, और अपना जिंदगी का पूरा कंस्ट्रक्शन हम सोच से कर रहे हैं, थॉट से कर रहे हैं। जैसा चाय बनाया, कॉफी बनाया, जो भी हम बना रहे हैं, तो इतना ही आसान से हमारा जिंदगी को हम बना रहे हैं। लेकिन ये अनकॉन्शियसली चल रहा है, बिना ज्ञान से, बिना यू नो अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस से हम कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो मास्टर्स, अगर हम इसको कॉन्शियसली करते हैं ना, तो उसका मजा कुछ और ही होता है। ठीक है, तो इससे बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये जो बोलते हैं, अगर जो भी रोगी है, आजकल तो रोगी बहुत जगह पे मिल रहे हैं ना, इसके बारे में बहुत बात हो रहा है, तो जितने भी रोगी है कहाँ मिलेंगे हमको? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में मिल, समझो कि मैं बोलूंगा कि अरे मुझे सब रोगियों को मिलना है, तो कहाँ मिलेंगे? हॉस्पिटल में चले जाओ भाई, बहुत मिल जाएंगे, डजनों में, अरबों में, सौ में, हजारों में मिल जाएंगे आपको। तो हेल्थ में मतलब जो हम समझे कि रोग को सोचना है, रोग के बारे में सोचते हैं, जाके हॉस्पिटल में लैंड होता है। हम समझो कि एजुकेशन के बारे में सोचना है, तो सब जो पढ़ाई करने वाले मिलते हैं तो कॉलेज में मिलते हैं, और पढ़ाई के लाइब्रेरीज में मिलते हैं, घर में स्टडी रूम्स में मिलते हैं, तो कहीं और मिलने का चांस नहीं है इसमें। ठीक है, पढ़ाने वाले भी एजुकेशन कॉलेज में मिलेंगे। समझो कि मैं बीकॉम सोचने के लिए सोचा, पढ़ने के लिए, तो मैं क्लास के अंदर गया, तो
इंजीनियरिंग वाले नहीं मिलेंगे क्लासमेट्स, सब बीकॉम पढ़ने वाले ही मिलेंगे हमको। तो हमारा सोचने का जो तरीका है उसके हिसाब से हम जहाँ वहां जाके पहुंचते हैं। जैसा रोग के बारे में सोचा, जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, और पढ़ने का सोचा तो कॉलेज में और स्कूल में भर्ती हो गया, और जो जीवन साथी पाने का सोचा तो कोई और मिल गया। तो और एक अमीर था कि सोचा कि यार मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं किसी कोई चोरी कर लिया तो क्या होगा, रोज सोचता और पानी डालता है पेड़ में। और एक बड़ा चोर होता है कि अरे यार मुझे एक बहुत बड़ा हाथ मारना है, तो बहुत रोज सोचता है कि बहुत बड़ा हाथ मारना है। तो ये अमीर सोचता है तो मैं कोई चोरी हो गया तो बहुत डर लग रहा है, तो बहुत केयरफुली सोना है। तो जब दोनों का मेच्योरिटी होता है तो ये अमीर आदमी को अपना संकल्प शक्ति से अपना मिल जाएगा मेच्योरिटी बॉन्ड के साथ, और ये जो चोर है उसका बड़ा हाथ मिल जाता है ये अमीर आदमी का पैसा। तो दोनों आके एक ही जगह पे, जो बादल होते हैं कहीं और से आके यहाँ पे बारिश क्यों होता है, मतलब उसका हर हर सोच का, हर विचार का एक हिसाब किताब रहता है, तो हर सोच का भी एक रिजल्ट मिलता है। लेकिन हमारे दिमाग में जितने भी सोच विचार चलते हैं ना, तो एक दिन में एक इंसान के दिमाग में 50 से 70 हजार विचार आते हैं। हमको खुद मालूम नहीं है इतना वजन क्यों हो गया मेरी जिंदगी, क्योंकि बॉडी से भी ज्यादा, शरीर से ज्यादा मन का भारी होना बहुत मतलब बहुत भारी होता है, मतलब बहुत वजन होता है। शरीर तो ऐसा ही बहुत आसान होता है, जब मन क्लीन हो गया तो शरीर को उठाना बहुत आसान है, लेकिन मन दब गया, मन भारी हो गया तो जिंदगी में ऐसा हो जाता है ना, क्या करना है, ऐसा करेंगे, इतना मुश्किल है, क्या करेंगे, तो ये इतने विचार आ जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स हम भर लेते हैं ना अपने दिमाग में। तो जैसा एक आम का पेड़ लगाया, आम का पेड़ को ढूंढे कि किधर है आम का पेड़, क्योंकि बाहर का जो वीड्स होते हैं, जो क्रीपर्स होते हैं ना, वो पूरा उसके ऊपर आगे है कि आम का पेड़ ढूंढ रहे हैं, क्या करना है। तो हमारा जिंदगी में भी ऐसा ही होता है कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको ही हम पहचानते नहीं, और बाकी का जो नेगेटिव थॉट्स जो अनवांटेड है उसको हम इतना भर लेते हैं कि हमारा लक्ष्य ही भूल जाते हैं, हम काम करने का तरीका भूल जाते हैं। अब इतना हम बोलते हैं कि मैं गधों के तरह भी काम करता हूँ, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं इतना मुश्किल से काम कर रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ सुबह से रात तक, मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो एक किसान के बारे में जाके पूछेंगे भी, वो बोलेगा अरे बुद्धू, तुम आम के पेड़ तो डाल दिया, आम का बीज तो डाल दिया, लेकिन आगे पीछे जो घास है, वो क्रीपर्स है, उसको तो निकालो, जो गोबर और पानी दे रहा है उसको मिल रहा है, आम के पेड़ तो थोड़ी मिल रहा है। तो जो दिमाग का खेल भी ऐसा ही है कि जो अनवांटेड थॉट्स हम दिमाग में लाके रखते हैं, तो जो मेरा काम करने का जो तरीका है, बहुत मुश्किल से काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि मेरा एनर्जी पूरा नेगेटिव थॉट्स में जा रहा है, पूरा वो खींच रहा है मेरा एनर्जीज, मेरा पावर्स और मेरा थॉट्स को, मेरा माइंड को, सब वो खींच रहा है। ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड एंड थॉट्स। ठीक है। और एक हम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। एक मासारू एमोटो करके एक वैज्ञानिक थे, एक जापानीज साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। तो ये क्या करते हैं, हमारा मन का संकल्प शक्ति और हमारे भावना जो मन में उभर होते हैं, तो उसका और हमारे शरीर और हमारे प्रकृति के ऊपर क्या इसका असर होता है, उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये आपने बहुत लोगों ने सुना होगा या देखा होगा, पढ़ा होगा। उन्होंने क्या किया, 5 बॉटल में पानी लिया। ठीक है। एक एक बॉटल को भी एक भावना दिया, एक संकल्प किया कि एक बॉटल लिया और कुछ नहीं किया, रख दिया। एक बॉटल को लिया और एक भगवान का जो भी उसका इष्ट भगवान है, तो उसके बारे में वो संकल्प किया कि एक प्रार्थना किया। ओके, उसको रख दिया। तो एक और बॉटल लिया, उसको बोला बहुत धन्यवाद, मैं आपको बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि आपसे मैं जिंदा हूँ, मैं से बिना पानी के तो मेरा गुजारा ही नहीं हुआ, तो थैंक यू वेरी मच करके अपने दिल से लगाया। तो एक और बॉटल को लिया, फिर उसको कोसा कि मैं मार दूंगा, तुम मुझे बहुत ही दुखी करते हो ऐसा करके, तो उसको रखा। फिर एक और बॉटल को लिया, उसको बहुत प्यार दिया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपसे खेलता हूँ, पानी पीता हूँ, नहाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बहुत प्यार होता है। ये पांचों बॉटल को उन्होंने लेके एक रेफ्रिजरेटर में रख दिया, फ्रीजर में। और जब वो बर्फ बन गया, उस बर्फ के जो कण होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं,
उसको ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा, तो ये पैटर्न मिला। आपको आप देख रहे हैं ना कि थैंक यू बोलने का जो पैटर्न है, और यू मेक मी सिक का जो पैटर्न है, और जो एक भगवान का भजन बोल दिया और प्रेयर कर लिया इसका है, और लव और ग्रेटिट्यूड दिया तो ये हालत है। ठीक है, तो सिर्फ एक संकल्प और एक विचार से पूरा पानी का जो कण है वो सब बदलाव आ गया, अपना ऑर्गेनाइजेशन बदल दिया। तो हमारे शरीर के अंदर कितना पानी है? 75% तो पानी है। और भूमंडल में जो पृथ्वी में कितना पानी है, वो भी 75% के ऊपर पानी है। ठीक है, जो अन्नमय कोश हम शरीर को बोलते हैं, वो बाहर का जो अन्नमय कोश है पृथ्वी है, वो भी अन्नमय कोश है, वो भी उसके अंदर भी पानी है 75%। तो जो भी हम सोचते हैं, जैसा हमने बोला पहले कि 50 से 70 हजार सोच और विचार हमारे दिमाग में आते हैं हर दिन। लेकिन ये क्या होता है, क्यों होता है? ये सब जो भी ना होने का, जो हमको जो जरूरत नहीं है वही विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स। जो पहले का जो दुख है, ये काम नहीं हुआ यार, उसने ठीक नहीं किया, मैंने ये ठीक नहीं किया, उसने वो ठीक नहीं किया, आगे का सोचते ये पैसा नहीं मिला तो क्या होगा, आगे जाके एक्सीडेंट हो गया तो क्या हो गया, बैंक बंद हो गया तो क्या हो गया, और पढ़ाई में मैं अव्वल नंबर नहीं है तो क्या होगा, ऑफिस में जाके पैसा नहीं मिला, कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो वो क्या होगा। तो वही विचार चलते रहते हैं हमारे दिमाग में। तो ये इतने विचारों से भर जाता है, जो हम सोचते हैं जैसा ये बॉटल के पानी में जो हमने भावना दिया वही होता है ना। तो हमने भी सोचा कि पैसा अगर नहीं आया तो पैसा नहीं आएगा भाई। तो वो बोलता है, जो भगवान जो बोलते हैं ना, दोनों हाथ से बोलते रहता तथास्तु तथास्तु, मतलब जो हम भावना लेके आते हैं उसको बोलता है तथास्तु। मैं बुरा आदमी हूँ, ठीक है, तथास्तु, अच्छा है। तो मैं अच्छा आदमी हूँ, तथास्तु। तो वो हमारे घर में सब झगड़ा होता है, मेरी बीवी ऐसे ही है, मेरा बच्चा इतना ही कर सकता है, ठीक है भाई, जो आपने सोचा वही होगा। तो इतना हर क्षण हर दिन में जो भी हम सोचते हैं ना, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये समझने का, कि जो भावना है उसके हिसाब से हमारा प्रकृति, शारीरिक प्रकृति निर्माण होता है और बाहरी प्रकृति निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ना, तो ये ध्यान के पहले का मन है। ठीक है, तो ध्यान के पहले का जो मन है, तो ये होता है कि क्या होता है कि हमारा ब्रेन का जो स्थिति है, हमारा माइंड का जो स्थिति होता है ना, तो इधर वो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। क्योंकि हमारा एनर्जी तो प्रेजेंट स्टेट में रहता ही नहीं है। क्योंकि जो बोलते हैं कि खाना खाते हैं, खाना खाने के टाइम में ऑफिस का सोचते हैं, ड्राइविंग करके जा रहे हैं ऑफिस से तो कुछ और सोच रहे हैं, तो रोड में क्या चल रहा है, क्या मन, घर से ऑफिस को निकले और घर ऑफिस भी पहुंच गया, उनको मालूम ही नहीं हुआ कहाँ से गुजरे, कैसा गुजरे, क्या आया, कौन आया, किसको देखा, क्या देखा, नजारा मिला नहीं मिला, वो कुछ नहीं मालूम है हमको, ऑफिस तो पहुंच ही गए। क्यों 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 सोचते हैं कि माइंड तो हमारा पास्ट में ज्यादा रहता है, एनर्जी पूरा यहाँ पे वेस्ट हो रहा है हमारा पास्ट का सोच के, नहीं तो फ्यूचर का सोच के डर पैदा करते हैं। ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, नहीं हुआ तो ये जो भी एनर्जी हमारा माइंड का है ना, ये तीनों स्थितियों में बढ़ता है। एनर्जी तो कांस्टेंट है, सोल पावर तो कांस्टेंट है, अनलिमिटेड है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है माइंड के वजह से ये पास्ट में चला जाता है। जैसा मंकी माइंड है ना, तो एक ब्रांच से एक और ब्रांच को उड़ता है कभी भी। लेकिन ध्यान करने से क्या होता है, तो वो स्थित प्रज्ञता में आता है, तो भूतकाल में नहीं जाता, भविष्य में नहीं आता है, वर्तमान स्थिति में रहता है। हम फिर बच्चे बन जाते हैं। जो संकल्प शक्ति है, तीसरी आंख का जो शक्ति है, वो पाते हैं हम प्रेजेंट टेंस में आने के बाद। और हमारा हमने जो भी सोचा ऐसा हो गया काम। मैंने पैसे का सोचा तो काम ऐसा होता है, मैं रिलेशनशिप का सोचा तो काम ऐसा होता है, क्योंकि मैं प्रेजेंट टेंस में जो बीज बोने का काम होता है अभी होता है। मैं अभी बीज जो बोता है, तो अब किसान को मालूम नहीं कि कौन सा बीज बो रहा है, तो क्या आएगा, उसको क्या कंट्रोल मिलेगा। ठीक है, तो मेडिटेशन के बाद, जो मेडिटेशन के साथ जो हमको सबसे अद्भुत जो बेनिफिट मिलता है, तो स्थित प्रज्ञता मिलता है, प्रेजेंट ऑफ माइंड मिलता है। क्योंकि द पावर ऑफ क्रिएशन, जो सृष्टि करने का जो शक्ति है, अभी इस क्षण में है। जो अभी जो मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर अगर मेरा निगरानी है और उसका कंसंट्रेशन है, तो सबसे आसान होता है सृष्टि करना।
लेकिन हम बैठे तो यहीं पे शारीरिक से, लेकिन मन तो पिछले जन्म का है, पिछले दिन का है, पिछले साल का हम सोच रहे हैं, आगे का सोच के डर रहे हैं, हमारा पूरा बॉडी श्रिंक हो रहा है, हेल्थ बिगड़ रहा है, स्पैस्म हमको हो रहा है, हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि एंजाइटी हो सकता है, हाइपर एसिडिक हो सकता है, एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है, और नेक पर पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, सर दर्द आ सकता है, बहुत ही माइग्रेन आ सकता है। तो बिकॉज इतना हम सोचते हैं कि ये सब होने के बाद ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो मास्टर्स मेडिटेशन के सबसे कीमती चीज जो हमको मिलता है, हम फिर स्थितप्रज्ञता, जैसा बच्चे होते हैं, उसकी माँ उसको इतना जोर से मारा कि हाथ ही टूट गया, लेकिन 1 मिनट के अंदर वो माँ के गोद में ही बैठ के खाना खाएगा हंसते खेलते। 1 मिनट के पहले माँ ही हाथ तोड़ दिया था उसका। लेकिन हम क्या करते हैं, 10 साल के पहले आपने मुझे ये बोला था, मुझे अभी भी याद है, मैं कैसा भूल सकती हूँ। तो बच्चा क्या है, 1 सेकंड में भूल जाएगा, इधर हंसेगा उधर रोएगा, फिर उससे उधर हंसेगा। तो वो बच्चों के तरह हम स्थितप्रज्ञता हो जाते हैं कि सबको माफ करने का एक आदत होता है और माफी मांगने का आदत होता है। हम सबको जो काम है उसी के अंदर हमारा 100% फोकस रहता है हमारा। जैसा बच्चे खेल में डूब जाते हैं, वो क्या करते हैं, खाते तो इतने ही है, खेल तो इतना खेलते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इतना खाते हैं और खेलने का इतना ही है, क्योंकि हमारा ऊर्जा कहाँ है, नहीं है ऊर्जा, पावर तो हम हो जाते हैं। ठीक है, तो एक लास्ट एक टॉपिक मैं बताऊंगा मास्टर्स, बल्कि ये टाइम निकल रहा है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स है, ये आप देख रहे हैं आम का सीजन है, आम का सीजन आ गया और ये बहुत बड़ा आम का पेड़ है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा आम है ना यहाँ पे। ठीक है, आप कोई बोल सकता है कि इतना बड़ा पेड़ पाने के लिए कितने बीज को बोना है? कोई बोल सकता है इतना बड़ा पेड़ के लिए कितने बीज हमको बोना पड़ता है? एक, वन। पक्का? अगर वो क्योंकि नहीं लगा तो मे बी सर 2-3, इफ हजारों दैट का डज नॉट टर्न पेड़ है। इनटू अ सैपलिंग। हाँ, 2-3। एक अगर नहीं सैपलिंग बना, एक अगर हाँ, नहीं उससे लेकिन पेड़ जब निकलता, पेड़ जो निकलता है तो एक से निकलता है या 10 से निकलता एक, ओनली वन। है ना? ठीक है, लेकिन फल कितने मिल रहे हैं? बहुत। बहुत। अगर समझे इस साल का हो गया तो अगले साल फिर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा मन और माइंड भी ऐसा ही कुछ है कि एक बीज डाल दिया और इतने हजारों के तादाद में फल मिलते हैं। और समझो कि एक फल वो नीचे जमीन में गिर गया तो उससे एक और पेड़ आता है, जैसा रक्त बीजासुर का आपने नाम सुना होगा ना, कि उसको मारने के लिए कोई गया तो उसका रक्त का एक कण भी, मतलब ब्लड का एक, खून का एक कण भी जमीन के ऊपर आ जा गिर जाता है तो उससे एक और रक्त बीजासुर बन जाता है, मतलब खून का उसका एक कीटा भी वो उसके अंदर गिर जाता है, एक और राक्षस हो जाता है, तो उसको मारने का नामुमकिन था। तो हम लोग भी जो बेलगाम हम सोचते हैं, बेलगाम हम काम करने का तरीका है, मतलब जो ध्यान में नहीं आते ना, वो ऐसे ही माँ बाप हैं जिनको कि मालूम नहीं है कि कितने बच्चे पैदा किया उन्होंने। किसी माँ बाप को पूछ लिया कि कितने बच्चे हैं तुम्हारे, मैं बोला अरे मेरे कितने बच्चे हैं तुम्हें मालूम नहीं है, कहाँ है, किधर है, कितने बच्चे मालूम नहीं है भैया मुझे। तो ऐसा कोई होता है क्या सृष्टि करता? तो हम इंसान भी ऐसे ही कुछ हो गए हैं कि हमको खुद मालूम नहीं है कि क्या बीज बो रहे हैं। एक किसान को जाके बोलो कि ना अरे भैया मैं आपको बीज इतना भर भर के दे दिया, ऐसा ऐसा फेंक दिया कि ये ले लो ये पैदा हो जाओ, लेकिन उसको खुद मालूम नहीं कि कौन सा बीज है, कौन सा पेड़ आने वाले हैं। तो हमारी जिंदगी भी ऐसा ही है, क्यों मेरे को क्या क्यों आ गया भैया, मुझे ये हाथ काट के क्यों लेके गया, मेरे को ये डकैती क्यों हो गया मेरे घर में, मेरे घर में कभी भी अल्लाह बुल्ला क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब बीज का खेल है, जो हमने सोचा वही हम पाया था, लेकिन हमको खुद मालूम नहीं कि कब बीज डाला था। एक नारियल का पेड़ डाला तो 7 साल में रिजल्ट आ गया, एक धनिया का डाल दिया बीज तो 1 महीने में अंदर आ गया। तो जो भी हम सृष्टि कर रहे हैं लेकिन हमको खुद मालूम नहीं है। ठीक है, तो एक लास्ट एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ कि समझो कि एक पेड़ इतना बड़ा पेड़ के लिए, इतना फल देने वाला पेड़ के लिए एक ही बीज का काफी है। लेकिन हमारे दिमाग में जो निकलता है, जो दिमाग में जो हम बीज डालते हैं, उससे इतना फल मिलता है कि आपने सोचा है कभी कि क्या मिलता है हमको?
ठीक है। तो मैं एक टेक्निकल बात बताता हूँ आपको, कि आपको मालूम होगा, सब सर हिलाएंगे, क्योंकि सबको मालूम है ये। हर विचार जो, हर मन में जो भी विचार निकलते हैं ना, तो दो किस्म के सिग्नल निकलते हैं हमारे से। एक सिग्नल बोलते हैं वायर्ड सिग्नल, जो समझो कि बल्ब को कनेक्शन डाल दिया, वायर से कनेक्शन ले लिया, फैन को डाल दिया, फायर फैन को एक वायर से दे दिया, तो वायर सिग्नल निकलता है। एक और वायरलेस सिग्नल निकलता है, जैसा मोबाइल है, तो मोबाइल तो वायरलेस से काम करता है। तो हर विचार का दो परिणाम निकलते हैं। एक वायर्ड सिग्नल, जो हमारे जिस्म के अंदर जितने भी नाड़ियां हैं, जो नर है, मतलब नर्व्स है, उसके अंदर पूरा सिग्नल निकलता है। और जो वायरलेस होता है, जो विश्व शक्ति को बोलता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे क्या चाहिए, रोग चाहिए, मुझे कोरोना चाहिए, कोविड चाहिए, तो बोलते हैं कि कोविड का हॉस्पिटल रेडी करो। तो जो भी होता है ना, तो जाके हॉस्पिटल वाले को पूछो कि क्यों आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बोलेगा कोई रोगी आने वाला है। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि एक भाई भाई दो भाई थे, कि 35 ईयर्स 45 ईयर्स के दो थे। उन्होंने सोचा कि अपने माँ को टेस्ट कराने के लिए गया, 65 ईयर्स के महिला थी। तो डॉक्टर ने बोला कि आपके माँ के साथ तो 3 दोस्त है, एक डायबिटीज है, बीपी है और थायराइड है। के बाप के साथ तो 4 दोस्त थे, उनके पास हार्ट डिसीज भी था, लेकिन आप संभाल के रहना, आपको भी डायबिटीज हो सकता है। तो ये 35 वाले जो थे भाई, तो उन्होंने सोचा अरे ये तो डॉक्टर बोल रहा है, तो मेरे को, मैं अपना सेहत ख्याल रखूंगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। तो ये 45 ईयर्स के जो भाई थे, उन्होंने सोचा हाँ भाई ठीक बोल रहे हैं, तो मुझे डायबिटीज हो सकता है, मैं भी संभालूंगा, देखता हूँ डायबिटीज होने वाला तो ठीक है, मेंटेन करते हैं करके। तो जो 45 ईयर्स का जो उसने सोचा, जैसा आपने हाथ उठाया, तो हाथ क्यों उठाया, बिकॉज मन ने बोला कि हाथ उठाने के लिए। जो शरीर होता है तो मन का गुलाम होता है, माइंड का स्लेव होता है। तो वो शरीर ने मान लिया ठीक है भैया मैं डायबिटीज बनूंगा, तो पूरा सिग्नल्स कण कण में निकल गया कि डायबिटीज बनना है, डायबिटीज बनना है। 5 साल के बाद, 6 साल के बाद बन गया। तो उसके बाद एक वायरलेस सिग्नल निकला। वो हॉस्पिटल बनाने वाला को पूछा कि क्यों बना रहे हैं, तो बोला कोई आएगा रोगी। और सिरिंज बनाने वाले को पूछा कि इंसुलिन लेने वाले बहुत बढ़ गया भैया, इसलिए बना रहा हूँ। टैबलेट बनाने वाले को पूछा क्यों बना रहे हैं, बहुत डायबिटीज का टैबलेट बिक रहा है आजकल, इसलिए बना रहा हूँ। और बेड मैन्युफैक्चरर वाले को एक बेड का ऑर्डर मिल गया, ईट मैन्युफैक्चर करने वाले को ईट का ऑर्डर मिल गया। तो एक आदमी, एक इंसान सोचने से कितना पूरा विश्व भर में काम मिल रहा है, सबको काम मिला, सबको रोजी रोटी मिला, और सबको फल मिल गया। तो जैसा आपने केला खरीदना, एक दुकान से 100 केले रोज खरीदते हैं, तो बंद कर दिया, तो आगे से ऑर्डर बंद कर दिया, तो उसने उगाना बंद कर दिया। तो डिमांड एंड सप्लाई होता है, चीज जैसा होता है। तो लेकिन हमको खुद मालूम नहीं कि ये कौन सा पेड़ हम उगा रहे हैं, मतलब कौन सा बीज डाल रहे हैं, कौन सा पेड़ है, इस पेड़ का नाम क्या है। इंसान है, इंसान का दिमाग है। क्या नाम है इस पेड़ का। ये हमारा दिमाग है ये। तो हमको खुद मालूम नहीं है कि क्या बीज बो रहे हैं। हम तो कहावत तो मुझे मालूम है, जो बोया सो पाया, लेकिन बोया वो तो समझो यार, क्या बोल रहे हैं हम लोग। सब कुछ बोल रहे हैं एक ही टाइम पे। तो यही होता है कि ध्यान से हम क्या होते हैं, ध्यान में हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने विचारों को काबू में लाते हैं, अपने माइंड को काबू में लाते हैं। जो आम का पेड़ इतना बड़ा सुंदर बन गया है यहाँ पे, इसके आगे पीछे अगर कोई घास निकल आता है और कोई और दूसरा पेड़ निकलता है, तो आपको पेड़ तो ऐसा रहता ही नहीं था। तो ध्यान में हम क्या सीखते हैं कि जो बीज बोया, तो आपको तसल्ली करके, आपको समझ के बोना कि क्या चाहते हो तुम। ऐसा नहीं कि कोई भी बीज फेंक दिया। ठीक है। तो लेट अस ऑल बिकम कॉन्शियस क्रिएटर। सो ध्यान में हम सबसे बड़ा क्या सिखाते हैं कि सांस के ऊपर, सांसों के ऊपर दमन रखना, और जो विचार आए तो उसको एडिट करो, कट कट कर। जो मूवी को 300 घंटे का शूटिंग होता है, तो 3 घंटे ही हम दिखाते हैं। ओके। 290 आवर, 297 आवर्स उसको फेंक देते हैं फाड़ के। 3 घंटा ही हम दिखाते हैं 300 आवर शूटिंग का। तो हमारे जिंदगी को हमको सुपर हिट बनाना है ना, तो 99.9% जो अनवांटेड विचार है उसको कचरे में फेंको। जो 1% आपको चाहिए उसी को सृष्टि करो। ध्यान से यही होता है कि विचारों को कम करते हैं,
और जो अनवांटेड कचरा जो दिमाग में निकलता है उसका कम हो जाता है, और जो भी हम सोचते हैं वही संकल्प हो जाता है, वही एक सिद्धांत हो जाता है। जैसा बोलते हैं ना, ये तो बहुत बड़ा योगी है, जो बोलता है वही हो जाता है। तो आपको भी अगर जिंदगी में बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजारना है और बहुत कसरत करके जिंदगी निकालना है, तो ध्यान नहीं करना। लेकिन आपको लगता है कि जिंदगी आसान करना चाहिए, तो ध्यान जरूर कीजिए। तो ये मैं बोल के अपना टॉक यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और किसी का प्रश्न है, किसी का एक्सपीरियंस है, तो हम स्टार्ट करते हैं। I think amazing, sir. सो थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. I think समरी मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। यस yeah. मैम। या सर, तो बहुत ही अच्छा रहा आज का हमारा जो सेशन है, अनलॉकिंग द माइंड पावर विद मेडिटेशन। कैसे हम अपनी मन की शक्ति को जागृत कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से। और आपने बहुत ही मजेदार डेली एग्जांपल्स, जो हम रोज सोचते हैं बट कभी रिफ्लेक्ट नहीं किया, मनन नहीं किया कि ऐसा भी होता है, तो बड़ा मजा आया। एंड मुझे आशा है कि जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं उनको भी बड़ा मजा आया होगा। सो लास्ट 5 मिनट्स, किसी को कोई सवाल है प्लीज अपने आप को हैंड रेज कीजिए, या सर को धन्यवाद बोलना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं आपका एक्सपीरियंस, आपको कैसा लगा आज का सेशन, प्लीज रेज योर हैंड। यू कैन देन आई co-host, please unmute yourself and go ahead. Raghuram, can you please unmute yourself? Yeah. नमस्ते सुरेश जी। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं आज पहली बार आपका हिंदी में सुन रहा हूँ। ओके, थैंक यू। मैं बहुत बार आपका कन्नड़ा में सुन चुका हूँ और इंग्लिश में सुन चुका हूँ, पहली बार मैं आपका हिंदी में सुन रहा हूँ। और हिंदी में भी जब आप बोलते हैं तो आप बहुत सरल से बता रहे हैं। आज भी हमने आपसे बहुत सीखा। और आपने तो हमको सिखाया है। रघुराम जी मेरे डिप्लोमा के हमारे लेक्चरर है और मेरे गुरुजी है, तो बड़ी पर्सनालिटी है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। Thank you so much. I'd like to share one experience what I had with Suresh for the benefit of all the masters. Yeah. 2014 when I was seriously. Sir, can you speak in Hindi? Yeah. मैं 2014 में जब थोड़ा मेरा इलनेस था, मेरे थोड़ा बुखार था, उस समय मैंने करीबन 15 kg तक मेरा वजन कम हो गया था। वो कितना भी डॉक्टर्स पे कहीं भी जाके मैंने दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपका शरीर सब ठीक ठाक है, आपका मन में कुछ गड़बड़ है, उसके लिए हमारे पास कोई दवा नहीं है। तो ऐसा बता के मुझे कई हॉस्पिटल्स में घूम के मैं ऐसे सोच में बैठ गया कि अरे मेरे शरीर में क्या हो रहा है, क्योंकि वजन कम होता जा रहा है पर उसका मूल कारण मालूम नहीं हो रहा था। तब एक दिन ऐसे मैंने सुरेश का सोच के बैठा था और एक बार उनसे बात किया तो उन्होंने खुद मेरा घर पहुंच गया, खुद कहीं आउट स्टेशन गए थे, प्रॉब्ली आई थिंक ही हैड बीन टू चाइना या सिंगापुर गए थे, वहां से सीधा एयरपोर्ट से मेरा घर आ गया। आके उन्होंने बताया कि सर मेरे साथ बैठो, थोड़ा ध्यान करो, ध्यान करके मैं आपको सिखाता हूँ, ये सब कुछ नहीं है, उसका कुछ फिक्र नहीं करो। बता के उन्होंने मेरे साथ खुद 3 या 4 दिन बैठ के से ध्यान करवाया। ध्यान करा के बाद में उन्होंने क्या किया, 15 दिन में एक बार मुझसे पूछता किया कि अरे आपका हालत कैसा है, ऐसा। तो स्लोली मैंने जो मानसिक रोग में बैठा था उससे बाहर आना शुरू हो गया। तब मुझे पहली बार 2014 में मेडिटेशन का महत्व क्या है, मुझे उसका अनुभव होना शुरू किया। अभी मैं 7 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ और उसका अनुभव मैंने अभी पाया है। और अभी जो सुरेश को मैं 30 साल पहले मैं उसका गुरु था, करीबन 7 साल से वो अभी मेरा गुरु है।
सो उनसे मैंने बहुत सीखा है, अभी भी चलिए, सीख तो रहा आपका बड़ा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। सो थैंक यू। वही मेरा गुरु है। और इसलिए जब भी उनका भी जूम मीटिंग है तो मैं उनके लिए एक समय काट के मैं उनके लिए मैं समय लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा लाइफ बहुत चेंज किया है। सो आज मेरा वो गुरु है, इसलिए अभी भी मैं सुरेश को प्रणाम बोल के बहुत थैंक्स बोलता हूँ। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। Thank you so much, Raghuram sir, थैंक यू। for sharing your experience with us. Thank you everyone जिन्होंने आज हमारे साथ जुड़े, और थैंक यू सो मच सर, हार्टफुल ग्रैटिट्यूड टू यू दैट इतने अच्छी तरीके से सरल भाषा में हिंदी में हम सबको आपका विजडम शेयर किया। हम चाहेंगे आप फ्यूचर में और भी जो आपके स्पेसिफिक टॉपिक्स है, आज माइंड के बारे में लिया, मे बी यू कैन टेक सम टाइम ऑन फूड, और जो भी आपके डिफरेंट विजडम सेशंस है हम आपको जरूर अप्रोच करेंगे वेरी सून। थैंक यू वेरी मच Thank फॉर you. डूइंग ग्रेट सर्विस। सबको मेरा प्रणाम। Thank you so much. Thank Thank you you. everyone. हरियाणा